हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैशु की कहानियाँ। आइए बिना देर किए हुए इस कहानी को सुनते हैं। ट्रिन ट्रिन फ़ोन की घंटी बजी तो कमल ने फ़ोन उठाया और कहा हेलो। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, मैं जयपुर से सर्वेश बोल रहा हूँ कमल भाई। आपके लिए कुछ खास एंटीक आइटम्स देखे हैं। आप कल सुबह जयपुर आ जाओ। अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं हैं और ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है सर्वेश जी, मैं कल सुबह पहुँच जाऊँगा, कमल ने जवाब दिया। कमल ने जयपुर की अपनी तैयारी शुरू कर दी। एक बैग में ज़रूरी चीज़ें और कपड़े डालकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। सादुलपुर से जयपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है। कमल ने अनुमान लगाया कि जाने में 5 घंटे लगेंगे। रात को 12 बजे निकलूं तो सुबह 5 या 6 बजे तक जयपुर आराम से पहुंच जाऊंगा। रात का खाना खाकर कमल ने जयपुर के अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन कर आने की सूचना दी और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर सलीम को गाड़ी चेक करने को कहा। गाड़ी में फ्यूल, हवा आदि चेक करके सलीम ने कमल से कहा, साहब गाड़ी एकदम ओके है। सलीम कमल के हम उम्र ही था और पिछले 4 साल से कमल के असिस्टेंट का काम कर रहा था। ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी भी चला लिया करता था। इन 4 सालों में उसे भी प्राचीन और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की समझ आ गई थी। सारी तैयारी होने के बाद कमल ने अपनी अलमारी से हाल ही खरीदी गई ग्लॉक 36 पिक्सल निकाली। ये ऑस्ट्रिया निर्मित कॉम्पैक्ट साइज़ की हैंडगन थी जो .45 कैलिबर की थी। उसकी मैगनीज में पूरी 6 बुलेट भरी हुई थी। हाईवे पर आजकल लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई थी, इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र उसने गन को साथ लिया था। कमल ने गन के सेफ्टी लॉक लगाया और उसे कोट के भीतरी जेब में रख लिया। सारी तैयारी से निश्चिंत होकर उसने सलीम से गाड़ी बाहर निकालने को कहा और मुख्य दरवाजे को लॉक कर दिया। अपनी इस आलीशान हवेली में कमल अकेला ही था। उसके मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। वो इकलौती औलाद था। शादी अभी हुई नहीं थी। अच्छे खाते पीते परिवार का था। चौकीदार को ज़रूरी निर्देश दे ही दिए थे और बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कमल बाहर निकला और चलते चलते घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 हुए थे। कमल सलीम के बगल में आकर बैठा ही था कि सलीम ने एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाकर गाड़ी झुंझुनू रोड की ओर बढ़ा दी। अक्टूबर का महीना चल रहा था। हल्की हल्की सर्दी पड़ने लग गई थी। रात के समय ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती थी। रात के अंधेरे में गाड़ी सरपट भागे जा रही थी। इस रोड पर रात को ट्रैफिक नाम मात्र का ही होता था। कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती थी। खंडेला तक पहुँचते पहुँचते रात के 3 बज चुके थे और अभी लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। खंडेला से थोड़ा बाहर निकले ही थे कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी और वो औरत हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। कमल ने सलीम से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकते ही कमल ने देखा कि सम्राट परिवार की एक औरत जो लगभग 40 वर्ष की थी, लहूलुहान थी। सिर से खून बहकर कनपटी और गालों को भिगोता हुआ गर्दन तक चला गया था और अब सूख चुका था। कमल ने खिड़की का शीशा बटन दबाकर खोला और औरत खिड़की के पास
आ गई और बोली, मेरा और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम स्कूटी से जा रहे थे कि एक ट्रक ड्राइवर टक्कर मारकर भाग गया। मैं काफ़ी देर से सहायता के लिए खड़ी हूँ पर कोई रुक नहीं रहा। प्लीज़ आप हेल्प करें, मेरे पति घायल हैं और बेहोश भी। कमल ने सलीम की ओर देखा तो वो कहीं और देख रहा था। कमल ने उस औरत से मुखातिब होकर पूछा, आपके पति कहाँ पर हैं? इस मेन रोड से वो जो सामने वाली लिंक रोड है वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, आप वहाँ चलिए। उस औरत ने उंगली का इशारा कर रास्ता बताया। कमल ने एक हाथ से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और उसे बैठने के लिए कहा। वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। सलीम ने गाड़ी को बाईं ओर मोड़ा और लिंक रोड पर गाड़ी बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने पर कमल ने फिर पूछा, कोई नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ पर हैं आपके पति? थोड़ा सा आगे और चलो, पास ही हैं, कहा उस औरत ने। कमल ने बैक व्यू मिरर में देखा। उस औरत के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान खिली हुई थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा किसी बुढ़िया जैसे लग रहा था। भय के कारण सर्दी होने के बावजूद भी पसीने से तर हो गया। उसने उल्टे हाथ की बाह से चेहरे का पसीना पोंछा और सामने सड़क पर देखने लगा। वातावरण में गहन नीरवता और अंधकार फैला हुआ था। कमल ने पुनः उस औरत से पूछा, और कितनी दूर है? हम काफ़ी दूर आ गए हैं, कोई दिख नहीं रहा है। कमल ने मन में सोचा, अगर एक्सीडेंट इतनी दूर हुआ है तो ये औरत घायल होने के बावजूद चलकर मेन रोड तक कैसे पहुंची? जरूर कोई ना कोई तो रहस्य है। बस गाड़ी यहीं रोक दो, कहा उस औरत ने। सलीम जब तक गाड़ी रोकता उससे पहले कमल ने मिरर के पीछे देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसे आश्चर्य हुआ, और अभी तो गाड़ी रोकने को कहा था उसने। गाड़ी रुके बगैर कहाँ गायब हो गई? उसने गर्दन पीछे घुमाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब तक सलीम गाड़ी रोक चुका था। कमल डोर खोलकर बाहर निकला और पिछला डोर खोलकर अच्छी तरह देखा, पर वहाँ कोई होता तो मिलता। औरत तो गायब हो चुकी थी। सलीम भी भयभीत हो गया। बाहर गुप्त अंधेरा था, केवल गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी। कमल ने सलीम से झूठ बोला कि गाड़ी रुकते ही वो औरत उतरकर बिना बताए चली गई होगी। उसने सोचा कि सच्चाई बता दी तो खामखा डर जाओगे। दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठे। सलीम ने गाड़ी को यू टर्न लिया और आगे चल पड़ा। अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चला था कि गाड़ी झटके खाने लगी और आखिर रुक गई। ये अचानक इसे क्या हो गया? मैंने अच्छी तरह से सब कुछ चेक किया था, सलीम ने कहा। उसने बाहर निकलकर बोनट खोला तो धुआं सा निकला और इंजन बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा था। सलीम ने कमल से कहा कि शाम को कूलेंट वगैरह फुल था, अब इंजन इतना गर्म कैसे हो गया? उसने चैम्बर खोलकर देखा तो कूलेंट नाम मात्र का बचा था। उसने डिक्की से कूलेंट का नया डब्बा निकाला और चैम्बर में पूरा उड़ेलकर फुल कर दिया। सलीम ने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं, इंजन जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब चल पड़ेंगे। सर्दी थोड़ी बढ़ गई थी। कमल की इच्छा चाय पीने की हुई। उसने सोचा कि अब तो मेन रोड पर ही कोई ढाबा मिलेगा।
तभी उसे सड़क के बगल में एक जगह से रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि ये ढाबा ही होगा। उसने सलीम को रोशनी दिखाई और कहा कि गाड़ी वहाँ ले चलो, चाय पी लेंगे और इंजन भी तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। सलीम ने गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा और किनारे पर बनी उस इमारत के सामने गाड़ी रोक दी। ये एक 2 मंजिला पुराना सा होटल दिख रहा था। बिजली कहीं नहीं दिख रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। सामने काउंटर पर एक लैंप जल रही थी और अधेड़ उम्र का शख्स काउंटर पर सिर रखे ऊँघ रहा था। सलीम ने टहोल कर उसे उठाया तो उसने मिचमिचाते हुए आंखें खोली और बोला, बैठिए साहब, क्या सेवा करूं? जवाब कमल ने दिया और उससे कहा, 2 बढ़िया चाय बना दो। फिर पुनः उससे पूछा कि लाइट क्यों नहीं है? तो उस अधेड़ ने जवाब दिया कि ट्रांसफार्मर से फ्यूज़ उड़ गया है, इसलिए बिजली बंद है। अब तो कल दोपहर तक ही ठीक हो पाएगी। कोई बात नहीं। कमल ने बातों बातों में उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है क्या इस रोड पर? नहीं तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हुआ होता तो मुझे पता होता। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? अधेड़ ने पूछा। जयपुर जा रहे थे, कमल ने जवाब दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि इतने में चाय बन गई। कमल और सलीम चाय पीने लगे। चाय पीने की तलब और सर्दी होने के कारण मसालेदार चाय उन्हें बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। चाय पीते पीते कमल ने कनखियों से अधेड़ की ओर देखा तो उसका चेहरा एकदम निस्तेज और सफ़ेद सा लगा, मानो कोई मुर्दा हो। एक पल के लिए उसकी आंखें एकदम सफ़ेद नजर आईं, पर दूसरे ही पल सामान्य दिखने लगी। कमल ने सोचा, ये क्या भला है? कहीं भूत प्रेत की कोई लीला तो नहीं? ये विचार आते ही उसके सभी मसामों ने एक साथ ढेर सा पसीना उगल दिया और भय के कारण उसके घुटने कांपने लगे, पर उसने ये जाहिर न होने दिया कि वो डरा हुआ है। चाय खत्म होते होते कमल और सलीम को लगा कि शरीर में मानो कोई जान ही नहीं है। लगा जैसे शरीर की शक्ति किसी ने खींच ली हो। खड़े होकर गाड़ी तक जाने की भी शक्ति नहीं बची। एक अजीब तरह की मदहोशी दोनों पर भारी होने लगी। अधेड़ वक्र मुस्कान से दोनों की ओर देखे जा रहा था। सलीम ने कमल से कहा, साहब, पता नहीं कैसे बुरी तरह थकान ने आकर घेर लिया है। रात को यहीं विश्राम करके सुबह जल्दी निकल लेते हैं। आपका क्या विचार है? मेरे में भी चलने की शक्ति नहीं है और बुरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा कहना सही है, रुक जाते हैं, सुबह जल्दी चलेंगे, कमल ने जवाब दिया। कमल ने उस अधेड़ से कमरे के बारे में दरियाफ्त किया तो अधेड़ बोला, साहब, पहली मंजिल पर एक डबल बेड वाला रूम है, अटैच लेट बाथ के साथ, वो ले लो, केवल 200 दे देना। ये रजिस्टर है, इसमें एंट्री कर दीजिए और ये रही चाबी। कमल ने रजिस्टर पर एंट्री की और चाबी लेकर सलीम का हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां गैलरी में दोनों तरफ कमरों की कतार थी। उसने चाबी के छल्ले पर
खुदा कमरे का नंबर देखा जो सीढ़ियों के सामने ही था। कमरा खोलकर दोनों अंदर घुसे और मारे थकान के बिस्तर के हवाले हो गए। दोनों को घनघोर नींद ने अपने पंजों में दबोच लिया। अचानक किसी धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ से कमल की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस बियावान में कौन रो रहा है? उसने शीशे लगी खिड़की की तरफ देखा तो शीशे के पार कुहासे से लिपटी एक औरत की परछाई नजर आई। उस औरत ने अपनी दोनों हथेलियां खिड़की के शीशे से सटा रखी थी। इससे उसके पंजे साफ दिखाई दे रहे थे और बाकी शरीर धुंधला सा कोहरे में लिपटा नजर आ रहा था। वो औरत अपने नाखूनों से खिड़की के शीशे को खरोच रही थी। मारे भय के कमल की घिघी बंद हो गई। उसने सलीम को जगाने के लिए आवाज़ देना चाहा, पर गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। सलीम मानो घोड़े बेचकर सोया पड़ा था। अचानक सिसकियों की आवाज़ बंद हो गई। सलीम दहाड़ मारते हुए रोने लगा। सलीम के रुदन की दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनकर कमल का दिल बैठने लगा। डर के मारे बुरा हाल था उसका। उसने सोचा, आज मौत अवश्यंभावी है। मन ही मन वो जोर जोर से बोलने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब इससे उसका कुछ आत्मबल बढ़ा और उसने सलीम को झंझोर कर जगाया। सलीम के जागते ही उसका रुदन बंद हो गया। कमल ने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी जोर से बुक्का फाड़कर क्यों रो रहे थे? सलीम ने कहा, एक डरावना सपना देखा था। एक खून से लथपथ औरत ने मेरी हथेलियों में लोहे के कीले गाड़कर दीवार में फोटो की तरह टांग दिया था। फिर उसने एक मोटी सी कील मेरी ललाट के बीचों बीच रखकर एक भारी से हथौड़े से ठोकने जा रही थी। इसलिए मौत के भय से मेरी चीखें निकल रही थी। मैं रोते रोते उस औरत से दया की भीख मांग रहा था, पर वो मेरी कुछ नहीं सुन रही थी। शुक्र है ये सपना था। अब चुपचाप सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है और जल्दी निकलना है, कहकर कमल ने खिड़की के शीशे की तरफ नज़र डाली, पर वहाँ अब कोई नहीं था। लिहाफ ओढ़कर दोनों शीघ्र ही निद्रा देवी के हवाले हो गए। सलीम ने अपनी घड़ी में समय देखा तो सुबह के 6:30 बज चुके थे। उठकर उसने खिड़की के बाहर झांका तो गहन अंधकार दिखाई दिया। उसका दिमाग कुंद हो गया। वो सोचने लगा कि 6:30 बज रहे हैं, तब तक तो दिन निकल जाना चाहिए, फिर इतना अंधेरा क्यों है? उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो उसने कमल को झंझोर कर जगाया और बोला, साहब उठ जाइए, 6:30 बज गए हैं, हमें निकलना है। कमल उनींदी आँखों से उठा और बाहर देखा तो सचमुच अंधेरा था। घड़ी में समय देखा तो वाकई 6:30 बज चुके थे। उसने सलीम का हाथ थामा और सीढ़ियों से उतरकर नीचे काउंटर पर आया। बाहर की ओर देखा तो दिन का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। उसने सोचा, अभी 1 मिनट पहले तक तो पूरा अंधेरा था, अब अचानक प्रकाश कैसे हो गया? हे भगवान, ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। सलीम भी बाहर अचानक भोर का प्रकाश देख हतप्रभ रह गया। उसके चेहरे पर भय की छाया
दृष्टिगोचर होने लगी। नीचे ना तो काउंटर पर कोई था और न किसी अन्य जगह। होटल में मरघट सा सन्नाटा था। अचानक स्कूटी पर एक सुदर्शन युवक आया और काउंटर के पीछे जाकर अगरबत्ती आदि जलाने लगा। कमल ने पूछा, आप कौन हैं? मैं इस ढाबे का मालिक हूँ। कहिए क्या सेवा करूँ? युवक ने बोला। जी, हम वापस जा रहे हैं। कल रात को हम इस होटल में पहली मंजिल के एक कमरे में रुके थे। एक चाचा काउंटर पर बैठे थे। अब चेकआउट करना है, कमल ने जवाब दिया। क्या यहाँ रुके थे आप? युवक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और पुनः बोला, रात को तो ये बंद रहता है। मैं तो इसे सुबह खोलता हूँ और शाम को बंद करके घर चला जाता हूँ। रुकने की जहाँ तक बात है, यहाँ केवल एक स्टोर और एक कमरा ही है जो मेरे काम में आता है। किसी के ठहरने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई कमरा। पहली मंजिल पर आप रुकने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पहली मंजिल ही नहीं है। क्या पहली मंजिल नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कमल ने कहा। फिर ध्यान से होटल को देखा तो भय के कारण झुरझुरी पूरे शरीर में दौड़ गई। रात को तो 2 मंजिला था। होटल नजर आ रहा था 2 मंजिले में। अब खपरेल का बना ढाबा दिख रहा है। ध्यान से देखा तो सीढ़ियाँ वगैरह का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसने सोचा, अभी ऊपर से उतरकर नीचे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? रात को जो आलीशान रिसेप्शन काउंटर नज़र आ रहा था, उसके स्थान पर एक पुरानी गंदी सी मेज रखी थी। क्या पूरा होटल गायब होकर इस ढाबे में बदल गया? कमल ने पुनः कहा, आप एक बार रजिस्टर देखो। मैंने अपने हाथ से आने की एंट्री की थी। यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था ही नहीं है, तो रजिस्टर की क्या ज़रूरत? मैं कोई रजिस्टर नहीं रखता, युवक ने आश्चर्य के साथ कहा। ये सुनकर कमल के चेहरे पर पसीना आया। उसके मुंह से बोलना फूटा। आवाज़ गले में घुट कर रह गई। फिर हिम्मत करके युवक की तरफ देखा तो पीछे दीवार पर 12 बाई 15 इंच का माला चढ़ा था। एक फ़ोटो लगा था। फ़ोटो अधेड़ अवस्था में एक जोड़े का लग रहा था। कमल ने ध्यान से फ़ोटो में मौजूद चेहरे को देखा तो भय से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कल रात काउंटर पर जो व्यक्ति था, उसी की फ़ोटो थी। अब उसने महिला की फ़ोटो की तरफ नज़र डाली तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ये वही महिला थी जिसने लहूलुहान अवस्था में मेन रोड पर मदद मांगी थी और जिसे उसने गाड़ी में लिफ्ट दी थी। कुछ पलों तक कमल के मुंह से बोल न फूटा, मानो जवान को लकवा मार गया हो। कमल की हालत देख सलीम ने उसका हाथ पकड़कर झंझोर कर बोला, क्या हुआ साहब, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, कमल के गले से ऐसी आवाज़ निकली मानो किसी गहरे कुएं से बोल रहा हो। फिर तंद्रा भंग हुई और कुछ चेतना जागृत हुई। कमल अब भी एकटक उसी फोटो को देखे जा रहा था, मानो किसी सम्मोहन पाश में बन गया हो। ढाबे के मालिक उस युवक ने कमल को एकटक उस फोटो को देखते हुए पाया तो बोला, ये मेरे बाबूजी और माँ की फ़ोटो है। पिछले साल आज ही के दिन इनका देहांत हो गया था। इनका देहांत कैसे हुआ? सलीम ने पूछा। माँ और बाबूजी स्कूटी से खंडेला जा रहे थे।
पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। दोनों उछलकर सड़क पर गिरे और वहीं प्राण निकल गए। दोनों का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। ये ढाबा बाबूजी ने ही खोला था और वो ही चलाते थे। उनके देहांत के बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और ये ढाबा चलाने लगा, युवक ने जवाब दिया। युवक का जवाब सुन कमल और सलीम को पूरी बात समझ में आ गई कि कल रात जो कुछ घटित हुआ वो सब प्रेत लीला थी। दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। युवक को जाने का बोलकर दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। भीतर बैठने के बाद मालूम पड़ा कि दोनों के शरीर पर तेज बुखार से भट्ठी की मंदिर तप रहे थे। कमल ने निश्चय किया कि जयपुर फिर कभी नहीं चलेंगे, अभी तो वापस गांव चलते हैं। सलीम ने सहमति से सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों के दिमाग में इस शैतानी खौफनाक सफ़र का मंजर चलचित्र की भांति घूम रहा था और ऊपर वाले का जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहे थे। कैसी लगी ये कहानी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।